स्वागत है सभी बच्चों का फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में। और हर बार की तरह एक फिर मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्योंकि वो जो लाइन है बहुत ही महान दार्शनिक की लाइन है। कहा है उन्होंने कि नो ग्रेट माइंड इज एवर एग्जिस्टेड विदाउट द टच ऑफ मैडनेस। लाइन को पुनः सुन लीजिए। नो ग्रेट माइंड इज एवर एग्जिस्टेड विदाउट द टच ऑफ मैडनेस। अरस्तु ने कहा है ये, और इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी महान व्यक्ति या महान व्यक्तित्व या फिर महान मस्तिष्क बिना पागलपन के इस दुनिया में अपना अस्तित्व नहीं बना पाया या नहीं रख पाता है। अर्थात किसी काम को करने के लिए पागलपन जरूरी है। यानी सफलता को पाने के लिए, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए एक पैशन, एक जुनून जरूरी है। कुछ सीखने के लिए अंदर उत्साह और इच्छा जरूरी है। लेकिन इसी के साथ मैं एक बात और कह देता हूं कि अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते हो, किसी भी चीज को अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते हो तो फिर दुनिया में कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। और अगर तुम सीखना चाहते हो तो फिर दुनिया में तुम्हें सीखने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये लाइनें हमेशा याद रखिए और इनको हमेशा माइंड पे रखिए और अपने परिश्रम में लगे रहिए। क्योंकि देखो, एक और भी अच्छी बात है मेरे मन में आ जाती है कि सफलता पाने के लिए हैसियत नहीं, काबिलियत की जरूरत है। समझिए, बहुत बड़ी बात है ये। चंद शब्दों में कितना कुछ सिखाती है। सफलता पाने के लिए हैसियत की जरूरत नहीं है, काबिलियत की जरूरत है। और दुनिया में भी देखिए, काबिलियत की ही पूजा होती है, हैसियत तो सभी के पास है। आजकल गरीब कौन है? और जिसके पास नहीं भी, वो भी अपने आप को हैसियत वाला ही समझता है, किसी से कमजोर नहीं समझता। तो इन बातों को याद रखिए और चलते हैं आज की क्लास में। मैंने लिखा है स्पेशल रूल्स ऑफ AN। तो वही जो हमारा आर्टिकल का यूज चल रहा था, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ। और देखिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रा आज की इस क्लास को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझें। भाई एकेडमिक जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है ये पक्का, ये तो उनके कोर्स में है, लेकिन थोड़ा स्पेशल है। इसको ज़रा गौर से देखने और समझने की ज़रूरत है। और शुरुआत में ही मैं कह देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब वीडियो को पूरा आप देखेंगे तभी उसमें आपको कुछ लाभ समझ में आएगा और ऐसा लगेगा कि हमने कुछ नया सीखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, उसको देखें पूरा और इसके बाद कमेंट करें, लाइक भी करें। देखिए, जब हम जैसे कहते हैं कि कोई मिस्टर सक्सेना बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जब हम ऐसा कोई सेंटेंस हमारे मन में आता है या कोई बोलता है या हम कहना चाहते हैं, तो वहां पर देखिए ये है प्रॉपर नाउन। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर मिश्रा, मिस्टर गुप्ता, जो भी कोई, मिस्टर मोहन, मतलब प्रॉपर नाउन की बात है तो प्रॉपर नाउन की बात है। तो यहाँ पर फिर बनाया करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में वीडियो में मैंने एक एक यूज बताए थे। तो यहाँ पर देखिए कि कोई का अर्थ ए रहेगा और यहाँ पर लिखेंगे ए मिस्टर सक्सेना इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। एक नियम ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये आपको दे दिया गया है सेंटेंस, यहाँ पर ब्लैंक्स कर दिया गया है और वहाँ पर आर्टिकल फिल करने के लिए कहा जाता है। तो ए है, एन है और द है और फिर ये है नन ऑफ देम।
अगर ऑप्शन ए लिखा है, ऑप्शन बी एन लिखा है, ऑप्शन सी द लिखा है, ऑप्शन डी नन ऑफ देम लिखा है, तो फिर वहां आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, जिसने भी नहीं पढ़ा है, तो वो यही लिखेगा नन ऑफ देम, अर्थात इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहां पर ये समझना होता है कि अगर वो खाली दे रहा है और ऐसा कुछ कह रहा है, आर्टिकल भरने के लिए कह रहा है, तो आप आर्टिकल फिर भरोगे। वैसे जनरली अगर हम इसको देखें और इसको ना देखें तो मिस्टर सक्सेना इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, मिस्टर सक्सेना बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मिस्टर सक्सेना को हम जानते हैं। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन ये कह रहा है कि कोई मिस्टर सक्सेना है जो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं मिस्टर शर्मा हैज सेंट अ गिफ्ट फॉर यू, मतलब किसी मिस्टर शर्मा ने आपके लिए एक उपहार भेजा है, ये लीजिए। तो यहां पर क्या है कि यहां पर वही चीज आ गई कि ये कोई का सेंस देता है, यानी कोई या किसी मिस्टर शर्मा ने आपके लिए उपहार भेजा है, तो फिर यहां पर आपका आर्टिकल लगता है। किसी मोहन ने, किसी सुरेश नाम के व्यक्ति ने आपको बुलाया है, तो फिर असुरेश, ऐसे करके यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है प्रॉपर नाउन के हिसाब से। तो इस नियम को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अगर पहले से मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं मालूम था तो अब मालूम हो गया, ये भी पहले से कम अच्छी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है। खैर आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे फ्रेजेस आते हैं जिनके साथ में ए का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ए और एन का ही चल रहा है। जैसे हम देखते हैं हैव होता है, हैव या हैज एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम उसको लेते हैं, लेकिन जब इसको मेन वर्ब के रूप में लेते हैं और सेंटेंस को इंपरेटिव बनाते हैं तो ज्यादातर ऐसे करके आ जाता है हैव ए रेस्ट, हैव ए बाथ, हैव ए टॉक, हैव अ नाइस ड्रीम, हैव अ गुड डे, हैव अ ड्रिंक, ये चीजें आ जाती हैं। तो यहां पर जब कभी कभी मान लो आपको दे देता है सिंटैक्स में या ऑप्शन में दे देता है हैव रेस्ट, देखो ये चीज उस वैसे नहीं आती है, आपको इंटरमीडिएट की तरह नहीं आती है कि सेंटेंस में दे दिया और सिंटैक्स करना है। कंपटीशन में आती है कि इसमें एरर ढूंढना है, एरर, और एरर ढूंढने के लिए आपको ये गौर करना पड़ेगा कि हैव टॉक या हैव बाथ या हैव नाइस ड्रीम या हैव गुड डे या हैव ड्रिंक ऐसा तो नहीं लिखा है, तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पर आपका एरर है। तो इस नजरिए से ये सेंटेंस, ये आपका बहुत, लेकिन वहीं पर आपका इसका दूसरा एक कॉन्ट्ररी एक्सपेक्ट है, इसके विपरीत एक पहलू है, वो ये है कि जब कभी आएगा हैव डिनर, हैव डिनर जिस समय आएगा तो यहां पर ए आपका नहीं लगेगा। हैव लंच, जैसे हैव ब्रेकफास्ट, या हैव सपर, अगर ऐसे आता है तो फिर इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर ए आर्टिकल नहीं आएगा, ये आपको नहीं लगाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है, ये दोनों नियम एक साथ मैं आपको बता रहा हूं और इस हिसाब से समझिए कि यहाँ पर ये आपको दोनों एक साथ याद रखना है, इन शब्दों को ध्यान रखना है। जैसे कोई जब मील की बात की जाती है, चर्चा की बात की जाती है, तो जैसे ये होता है कि अगर कोई यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन लगा है, हैव योर डिनर, हैव योर लंच, हैव योर ब्रेकफास्ट, तब तो ठीक है। अगर वहां पर खाली छोड़ दिया गया या उसने कर दिया कि हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ ब्रेकफास्ट, तो आइडिया फिर आपको नहीं रहेगा अगर आपने सुना और पढ़ा देखा नहीं है, तो फिर इनके साथ में आर्टिकल ए का यूज नहीं होता है, जबकि इनके साथ में आर्टिकल का यूज होता है। ये फ्रेजेस आर्टिकल के साथ ही
यूज किए जाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आप देखिए चलते हैं, 2 पॉइंट हो गए, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर सब जरूरी चीज़ें हैं और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये हाफ एक वर्ड है, हाफ माने होता है आधा, और जब भी हम ये हाफ वर्ड को यूज करते हैं और इसके बाद कोई भी मेजरमेंट लेते हैं कोई प्राइस या रेट का, तो उसके साथ हमको जब कोई मापक लेते हैं तो उसके साथ जब कोई यूनिट लेते हैं उसके साथ हमको जो है ए या एन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप देख लीजिए हाफ एन आवर, या फिर हाफ आ किलो, या फिर हाफ आ मीटर, या फिर हाफ आ किलोमीटर, मतलब जो भी हो, ठीक है। जैसे हाफ आ डजन, आधा दर्जन, आधा किलोमीटर, आधा मीटर, आधा किलो, आधा घंटा। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, ही टेक्स हाफ एन आवर टू रीच द स्कूल, मतलब उसको स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगता है, मतलब आधा घंटा लेता है, मतलब आधा घंटा लगता है। तो यहां पर आपका आर्टिकल ये आएगा, इस बात को यहां ध्यान रखना। इसी तरह से यहां पर ये देखिए ये चीज लगी है, हाफ एन आवर, हाफ अ किलो, हाफ अ मीटर, हाफ अ किलोमीटर, हाफ अ डजन। आई वॉन्ट हाफ अ डजन मैंगोज, हाफ अ डजन ऑफ मैंगोज, मतलब मुझे आधा दर्जन, हाफ अ डजन ऑफ बनानास, मुझे आधा दर्जन केला चाहिए। तो अब यहाँ पर हाफ अ डजन, हाफ डजन बनानास ऐसे नहीं करना है, हाफ अ डजन ऑफ बनानास, आधा दर्जन केला चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस प्रकार से जब कोई यूनिट लगी होती है, यहाँ पर हाफ अ मिनट आधा मिनट, हाफ अ सेकेंड आधा सेकेंड, हाफ अ डे, यानी अगर लिखा हो हाफ अ डे मतलब ऐसे बहुत, आधा दिन, हाफ अ मिनट यानी आधा मिनट। तो ये सब आप देख लीजिए, आधा मिनट, आधा दिन। अब जैसे यहां पर ये लिखा आधा दिन, तो अब यहां पर ये लिखा आधी रात, तो देखिए आधी रात के 2 सेंस हो गए, मतलब एक मिडनाइट का टाइम हो गया, आधी रात। और जैसे हम ये कहते कि आधी रात गुजर गई, मतलब आधी गुजर गई आधी रह गई, तो हाफ अ नाइट, वो चीज़ एक अलग सेंस हो गई, अगर 2 सेंस होते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। वह आधी रात को आया तो ही केम एट मिडनाइट, ये चीज़ है। और आधी रात गुजर गई या आधी रात गुजरने का मतलब आधी गुजर गई आधी रह गई, तो उसमें आपको हाफ अ नाइट करके आप प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि हाफ अ डे आया इसलिए मैंने हाफ अ नाइट का प्रयोग कर दिया यहाँ पर, वरना वहाँ पर कोई आवश्यक नहीं है कि वो चीज़ आपके सामने वहाँ पे आवे। अब देखिए कुछ और फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हमें आर्टिकल को थोड़ा ध्यान देना है। जैसे होता है काइंड ऑफ, जैसे होता है सॉर्ट ऑफ, जैसे होता है टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, जैसे होता है वैरायटी ऑफ। जब ये आपके फ्रेजेस आते हैं तो इनके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अर्थात काइंड ऑफ। अब जैसे हो जाएगा आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बुक, दिस काइंड ऑफ बुक्स, मुझे इस प्रकार की पुस्तकें पसंद नहीं है। तो काइंड ऑफ, जैसे आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ आ बुक। अब वो कहना ये चाहता है कि मुझे इस प्रकार की पुस्तक पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ अ बुक। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर ग्रामेटिकल सेंस आपको पता नहीं है, ग्रामेटिकल रूल पता नहीं है, तो फिर मिस्टेक या एरर ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जब आप जानते हो कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनके साथ में आर्टिकल ए हमारा नहीं लगता है, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ए का काम नहीं है, इस ए को हमें हटा देना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है
कि यहां पर आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। अब आगे चलते हैं। आगे ये चलेंगे कि जैसे कोई रैंक और या फिर पोस्ट होती है, ठीक, रैंक या पोस्ट, तो उसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप सेंटेंस देख लीजिए, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। ये चीज जो यहां आप देख रहे हो ये गलत है। तो जैसे द पोस्ट ऑफ मैनेजर, द पोस्ट ऑफ एसडीएम, द पोस्ट ऑफ क्लर्क, कुछ भी हो, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ टीचर, कोई भी रैंक या पोस्ट की बात जिस समय आती है तो ये आपका यहाँ पे गलत है, ये सीधे आपका नहीं लगेगा, सीधे हो जाएगा ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। तो जितने भी ये पोस्ट या रैंक इस तरह की होती हैं, जो मैं बोल चुका हूँ भाई, मैनेजर है, प्रिंसिपल है, क्लर्क है, अकाउंटेंट है, जो भी है वहां पर, उन सब के लिए जब पोस्ट या रैंक की बात होगी, एक मतलब उसके पद की बात होगी, तो फिर वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग ऐसे नहीं होता। और जिसको नहीं पता है तो विश्वास मानिए, जिसको नहीं पता होगा वो इस चीज को ढूंढ पाने में काफी मुश्किल का सामना करेगा। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। और एक चीज इसमें खास बात और होती है कि जैसे किसी भी छात्र को, विद्यार्थी को, प्रतिभागी को, प्रतियोगी व्यक्ति को, कॉम्पिटेंट को, वो कोई एरर पता नहीं है, अगर वो नहीं जानता कि इसमें कहाँ पे एरर है, तो निश्चित तौर पर वो फिर गेस करता है। और जब गेस करता है तो वो सही चीज अगर जानता तो वो सही कर देता, उसको सही सेलेक्ट कर देता, पार्ट सही सेलेक्ट कर देता। और जब नहीं जानता है तो गेस करेगा। तो इसमें चूंकि ग्रामर में इस तरह का गेस बहुत कम चलता है, तो निश्चित तौर पर कहीं उल्टा सीधा वो करेगा। मतलब हो सकता है अप्लाइड ऑफ द पोस्ट कर दे, या अप्लाइड फॉर द का हटा दे वो, या और कुछ कर दे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पोस्ट फॉर ए क्लर्क कर दे, ऑफ ना करे, वो उल्टा सीधा करके वो चलाएगा। तो वहां पर क्या है कि वो परेशानी वाली बात वही हो गई कि जब नहीं पता तो फिर नहीं पता, ये चीज हो जाती है, ठीक। अब चलते हैं कुछ और एक सेंटेंस के साथ। जैसे कभी कभी एडवर्ब टू और या एडवर्ब सो या फिर एडवर्ब सच जब ऐसे करके आ जाते हैं तो इनके साथ भी देखिए ए का प्रयोग किया जाता है। पर कैसे किया जाता है जैसे समझना, जैसे होता आई हैव नेवर सीन सो डल ए बॉय। जब कभी एडवर्ब दिया हो, देखिए गौर से समझने की बात है यहां पर। और अगर आप उसी तरह से लाइटली पढ़ रहे हैं, देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि मेरी व्यवस्थाएं जरूर कमजोर है, लेकिन इतना विश्वास है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा होगा, और जो मैं लिख रहा हूँ संभवतः वो भी आपको ना बहुत ज़्यादा क्लियर, ना बहुत ज़्यादा फैशनेबल, लेकिन नॉर्मली, जनरली, सिंपली आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा। तो अब यहाँ पर ये है कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना, कि जब कोई एडवर्ब आता और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, क्योंकि जब एडवर्ब होगा तो ये किसी न किसी एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई जरूर करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में एडवर्ब के बाद ये एडवर्ब है और ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका नाउन है। तो जब कोई एडवर्ब आता है उसके बाद कोई एडजेक्टिव और फिर कोई अगर यहां पर नाउन आता है तो फिर उस नाउन के पहले आपका यह आर्टिकल आना आवश्यक है। जैसे हम ये कह दें कि ही इज सो वीक, ठीक, एज आई, मतलब वह उतना ही कमजोर है जितना मैं हूं। तो अब यहां देखिए क्या है, यहां सो आ रहा है, यहां पर वीक आ रहा है, लेकिन यहां पर इस जगह पर आपका नाउन नहीं आ रहा है, ये नाउन नहीं है। तो दोनों को कंपैरिजन करके देखिए मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूं।
जब सो आएगा एडजेक्टिव आएगा, लेकिन इसके बाद जब ये नाउन आएगा तो नाउन के पहले आपको एक आर्टिकल लगाना आवश्यक है, चाहे वो ए लगे और चाहे फिर वो एल लगे, ये ध्यान रखना। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखिए सिचुएशन तो सेम जा रही है, लेकिन देखो वहां पर वो ये कहता है कि मैंने कभी इतना मंद बुद्धि वाला लड़का नहीं देखा। इतना नहीं देखा, देखे तो बहुत है, इतना नहीं देखा जितना ये। तो कंपैरिजन टाइप इधर भी है, लेकिन यहां पर देखिए जिससे कंपैरिजन हो गई है वो भी शो कर रहा है, इससे हो रही है। यहां पर नाउन नहीं दिया हुआ है, यहां पर मेन चीज ये है, और यहां पर ये अलग चीज है। यहां पर मैंने कभी नहीं देखा इतना आलसी लड़का, इतना सुस्त लड़का, मेंटली डल। और यहां पर कंपैरिजन इससे की जा रही है, इसकी और मेरी कंपैरिजन है, तो यहां पर दूसरा नाउन नहीं है। तो जब ये सिचुएशन होगी तो कोई बात नहीं, बट ये सिचुएशन होगी तो आपको नाउन के पहले आपको ए अप्लाई करना ही पड़ेगा। और ये चीज बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत मुश्किल में, अगर नहीं जानते तो पकड़ में नहीं आती है। अब यही चीज देखिए दूसरे सेंटेंस में, ही इज टू वीक अ स्टूडेंट, यहां पर भी इसी तरह का रहता है, मतलब वह अत्यधिक कमजोर छात्र है। यह भी सही है एकदम। अब देखिए ये एक दूसरा एडवर्ब है, और सो और टू का कन्वर्जन हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि सो को हम टू में कन्वर्ट करते हैं, टू को सो दैट में करते हैं। तो यहाँ पर जैसे सो एडवर्ब है ऐसे टू एडवर्ब है, और ये भी उसी चीज का उसी तरह का फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है। तो ही इज टू वीक, एडवर्ब आया, एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद नाउन आया, तो नाउन के पहले आर्टिकल आया, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसको सो दैट में लेते हैं, जैसे कि हम ये कर दें कि ही इज टू वीक अ स्टूडेंट, और फिर हो जाए टू पास, मतलब वह पास होने के लिए अत्यधिक एक कमजोर छात्र है, वह पास होने के लिए अत्यंत कमजोर छात्र है। तो अब जिसे इसको कन्वर्ट करते हैं हम, तो ही इज सो वीक अ स्टूडेंट दैट ही कैन नॉट, और सीधे हो गया पास, ये चीज हो गई। तो देखिए सिचुएशन वही है, जो चीज हम समझना चाहते हैं वो सिचुएशन वहां पर वही है, बस ये है कि ये आपका सिंपल है और ये आपका कॉम्प्लेक्स। ये आपका टू और टू का यूज है, ये आपका सो और दैट का यूज है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बेस पर है। मतलब ये टू टू को जब कहते हैं कि सो दैट में चेंज करो तो ये चेंज होता है, जब यही सेंटेंस देता है कहता है कि इसको निगेटिव चेंज करो तो यही चेंज होता है, जब ये सेंटेंस देता है और कहता है ये सिंपल है इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ तो यही बनता है। तो इस हिसाब से, और देखिए इसी में सिंटेक्स भी है, तो एक ही चीज में देखिए कई चीजें हैं, कई चीजें शामिल हैं। अगर हम एक सेंटेंस में इन चार चार चीजों को समझ लेते हैं तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। एक जगह पर बहुत सारी चीजों का सीखना अपने आप में एक अलग बात होती है, तो यहां पर ये सारी चीजें आती हैं। तो इस पूरे जो है प्रोसेस को आपको याद रखना है कि यहां पर कैसे। अब देखिए सच का जैसे हम कहते हैं ही इज, अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। ही इज सच ए नाइस मैन, देखिए यहां पर ये चीज आ जाएगी, ही इज सच अ नाइस मैन। अब यहां सच नाइस अ मैन नहीं होगा, क्योंकि इसका मैंने पहले कह दिया कि इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। ही इज सच अ नाइस मैन, ही इज सच नाइस अ मैन नहीं होगा, सच नाइस मैन है, सच अ नाइस, क्योंकि ये पूरा एक साथ रहता है। तो ही इज सच अ नाइस मैन दैट एवरीबॉडी लाइक्स हिम, कि हर व्यक्ति उसको पसंद करता है, वह इतना अच्छा आदमी है कि हर व्यक्ति उसको पसंद करता है। तो ही इज सच अ नाइस मैन दैट एवरीबॉडी लाइक्स हिम। तो यहाँ थोड़ा ये चीज अलग है, यहाँ पर आपने जो देखा ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। यहाँ पर ऐसा सेंटेंस बोलना या रखना यहाँ पर इसके आधार पर कि ही इज सच नाइस अ मैन, सच नाइस अ मैन नहीं, ही इज सच अ नाइस मैन। तो यहाँ पर ये चीज आपको गौर करनी है। और तुम देखते हो कि मतलब
देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल, हर नियम में कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। हालांकि ये अपवाद नहीं है चूंकि वर्ड ही दूसरा है वो, तो जब ये वर्ड दूसरा है यहाँ पर तो उसका नियम दूसरा है। और चाहे तो अपवाद के आधार पर मान सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहता कि अपवाद है, ये एक अलग नियम है और ये एक अलग नियम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पर ये चीज़ ऐसे आती है। और देखिए बहुत ही आज की उपयोगी क्लास है, सभी के लिए है, चाहे वो कंपटीशन फेस करने वाला हो और चाहे वो बोर्ड इंटरमीडिएट में हो या फिर फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में हो, चाहे जिसमें हो, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, सभी के लिए आपको गौर करने वाली बात, ध्यान देने वाले। अब मैं अंत में, चूंकि बस आप जो नियम बताने जा रहा हूँ वहाँ से लास्ट है, लेकिन वो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रूल है और उसको जो गौर से देखेगा और समझेगा उसी को ये चीज़ समझ में आएगी। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत गौर से समझना। जैसे आपने लिखा होता है कि ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक। तो इसका मतलब होता है ये पूरी क्लास को डिनोट करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल का मतलब है कि कोई भी कुत्ता हो वो वफादार प्राणी होता है। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, ठीक। यहां पर लिख सकते हैं ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। ये टॉपिक मैंने पलटकर फिर क्यों उठाया है, क्योंकि इसमें मुझे याद आया कि शायद बच्चे इसमें कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे और उनको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी, तो मैं इसको दोबारा फिर मैंने इसको लिया कि चलिए इसको एक बार फिर क्लियर करते हैं। तो देखिए ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई भी कुत्ता वफादार जानवर होता है, प्राणी होता है। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, यानी कुत्ते वफादार होते हैं, वफादार जानवर होते हैं। तो यहाँ पर डॉग्स मैंने सभी कुत्तों के लिए इसमें भी हो गया, सभी कुत्तों के लिए इसमें भी हो गया, और इसमें तो लिखा ही है ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, यानी सारे कुत्ते वफादार होते हैं। अब इसी तरह से हम किसी चीज को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह से मान लीजिए ये लगाते हो कि यहाँ हम द डॉग कर सकते हैं, तो द डॉग आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि द डॉग का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक डॉग, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, एक डेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब वो अनिश्चयवाचक होता है, द जो है किसी निश्चित संज्ञा के लिए हम प्रयोग करते हैं। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित का मतलब होता है परिचित, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और अनिश्चित का मतलब होता है अपरिचित, जिसको आप मतलब क्लियर नहीं कह सकते हो कि ये वही है या उसको पहले से जानते हो। और ये तो सबके लिए, कोई स्पेशल किसी डॉग के नहीं है, निश्चित डॉग के नहीं है। जब द डॉग कहोगे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो हो सकता है किसी स्पेशल डॉग या पार्टिकुलर डॉग के लिए आप कह रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर वो लगाना यहाँ पर उचित नहीं है। अब जैसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि सेंटेंस आपने पढ़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ा है, और ये पढ़ा है आपने मैन इज मोर्टल। अब आप यहां कहोगे कि यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो नहीं आएगा भी, कोई जरूरत नहीं है इसमें कि आप ए लगाओ या द लगाओ, और ये भी पूरे ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करता है। मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर होता है, मनुष्य नश्वर होता है का मतलब मनुष्य नाशवान होता है, और वो कोई भी मनुष्य हो, सारे मनुष्यों के लिए, ठीक। अब यहां पर अगर आप ये कहना चाहते हो कि मेन आर मोर्टल, तो चूंकि ऐसा सेंटेंस मिलता नहीं है, लेकिन लॉजिकली ये बिल्कुल सही है, मतलब जो मनुष्य होते हैं वो नश्वर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह का जो यहां पर दिया था। अब अगर कोई कहे कि हम ए लगाएंगे इसमें, तो ए भी लग सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं लगता। अब यहीं पर समझने की बात है, पूरी पॉइंट यहीं पर है। जब हम ये कहेंगे कि डॉग इज फेथफुल, डॉग इज फेथफुल, तो फिर आप अर्थ क्या निकालोगे? फिर तो आप यही निकालो कि कुत्ता वफादार होता है,
अब जब जिस सब जैसे मैन इज मोर्टल, अब देखिए सिमिलर सेंटेंस बिल्कुल, मैन इज मोर्टल, ठीक है ना। अब यहां पर बिल्कुल समझने वाली बात है, बिल्कुल पॉइंट की बात आ गई है। डॉग इज फेथफुल, कुत्ता वफादार होता है, और लिखा मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर होता है, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन अगर इसके बाद हम नाउन लगा दें, यानी ये एनिमल लगा दें, तो जब एनिमल नाउन आ जाएगा तो पक्का आपका ए आएगा। जब यहां पर ए आएगा तो फिर यहां पर आपको ए लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल हो गया। और जब ये नाउन आएगा, ये काउंटेबल है, ये सिंगुलर है, तो यहां पर ए आपको लगाना पड़ेगा। जब यहां लगाओगे, जब एक है तो फिर ए, लेकिन ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से यहां पर चूंकि कोई ए नहीं है, यहां पर नाउन नहीं है, यहां पर नाउन नहीं है, यहां पर ए नहीं है, तो यहां पर ए की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। और ये सही है 100%, ये भी सही है। अब चलो ए लगाते हैं, इसमें हम ए लगाते हैं, तो ए देखिए इसकी तरह ए कैसे लगेगा, ए इसकी तरह ए ऐसे लगेगा कि जब हम ये कह दें कि मैन इज, ठीक, और फिर करते हैं इंटेलिजेंट, और फिर कर दें क्रीचर, ये कर दिया। अब यहां पर आपको एक आर्टिकल चाहिए और पक्का चाहिए, और आप लगाओगे इसमें, तो आप पक्का इसमें एन लगाओगे। जब इसमें पक्का लगाओगे एन, तो यहां पे ए लगाओगे, और ये भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। एक मानो एक मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी होता है, और एक मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी होता है का मतलब ये हुआ कि सारे मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं। तो अब बिल्कुल तुम्हारे सामने, मतलब कोई डाउट की जगह ही नहीं है। और इसी में बच्चे ज्यादातर 90% बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ ए लगावें और कहाँ द लगावें। और ये आपका सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाएगा, आर्टिकल भरने के लिए दे दिया जाता है, तो फिर आप चक्कर में पड़ जाते हो कि मैन इज मोर्टल पढ़ा, उसमें कहीं आर्टिकल नहीं आता, और इसमें आपका, और कुछ बच्चे तो ऐसा करेंगे कि यहाँ लगाएंगे यहाँ छोड़ेंगे। तो जब ये तुम यहाँ पर एक नंबर से सिंगुलर डिनोट कर रहे हो, एक व्यक्ति को कह रहे हो, एक एन लगा रखा है, आप यहां पर काउंट कर रहे हो कि एक बुद्धिजीवी प्राणी है, तो यहां पर ए लगाने में आपको प्रॉब्लम क्यों है। और जब यहां पर आप लगाओगे तभी पूरा सेंटेंस जाकर क्लियर होगा। जैसे आप यहां से ए हटा दोगे तो आपको सेंटेंस समझ में ही नहीं आएगा, मतलब आपको खुद ही गलत लगेगा। डॉग इज ए फेथफुल ना, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। जब ये करोगे आपको तभी सही लगेगा, जब ए लगाओगे तभी सही होगा। और या तो फिर आप ये करो, ये जो सामने दिया है, ना नाउन रखिए ना यहां पर ए लाइए, तो ना तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और ना यहां पर ए की जरूरत पड़ेगी। डॉग इज फेथफुल, कुत्ता वफादार होता है। और अगर आपने ये कर दिया द डॉग इज फेथफुल, तो स्पेशल नाउन हो गया, पार्टिकुलर नाउन हो गया, अर्थात आप किसी विशेष कुत्ते की बात कर रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए, इसमें ये डिफरेंस होता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके फिर सुनिएगा, देखिएगा, और कहीं पर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे फिर से बताइए, ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लोगों से भी करवाइए। और लेकिन ये ध्यान रखिए कि वीडियो पूरा देखिए, खुश हो करके देखिए, और देखने के साथ साथ एंजॉय भी करिए। बहुत ही नॉलेजफुल है। मैंने जितना मतलब मैं माइंड पे सेट रखता हूँ कि मुझे ये बताना है, वो मैं उसको उसी तरह से बताता हूँ, अपने पास कुछ बचाता नहीं हूँ। तो आप उसका लाभ लीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ायदा आपको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप सीखें, और प्रतिदिन और प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, हर पल आप अपना एक थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज इंक्रीज करते रहें। तो बस अंत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, परिश्रम करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।